मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं, शिक्षा, पर्यटन, शहरी एवं ग्रामीण निकायों और कुंभ मेला 2027 से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए कुल 1096 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें जनपद नैनीताल के कालाढूंगी में कोटाबाग गुरुड़ी नाले पर पुल निर्माण हेतु 9.43 करोड़ और रामगढ़ विकासखंड में मोहन बाजार मुक्तेश्वर में कार पार्किंग हेतु 9.89 करोड़ शामिल हैं। छठवें राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को 331.27 करोड़ और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को 352.27 करोड़ की प्रथम किश्तें जारी की जाएंगी। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए क्रमशः 80 करोड़ और 300 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। शहरी विकास विभाग द्वारा कुंभ मेला 2027 की तैयारियों में हरिद्वार के 4 चौकों के आंतरिक मार्गों का नवीनीकरण 6.44 करोड़, जंक्शन सुधार एवं सौंदर्यीकरण 6.83 करोड़ और ईवी रोड स्वीपिंग मशीनों की आपूर्ति एवं कमिश्निंग 5.95 करोड़ में की जाएगी। ये केवल मनोरंजन का मंच नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध और बड़ा अच्छा लग रहा था। अजय भाई, आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा कि जब मैं देख रहा था कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी परंपरागत जो वेशभूषा होती है उसमें पूरी लाइन में हेलीपैड से लेकर यहां तक खड़ी थी और हाथों में पुष्प लेकर हमारी संस्कृति की ध्वजवाहक बनकर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रही थी। सच में अद्भुत अद्भुत नजारा था। अपनी बेटियों को, बहनों को देखकर लग रहा था तो ये हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हमारी लोक परंपराएं और आध्यात्मिक चेतना को जीवंत बनाए रखने का एक बहुत सुंदर माध्यम है। और इस उत्सव का नाम ही अपने आप में विशेष है, क्योंकि इसका नाम आप सबने कैलाश रखा है। भगवान भोलेबाबा के पावन धाम के नाम से जुड़ा यह आयोजन हमारी संस्कृति को अध्यात्म और आधुनिक सोच का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। और वैसे भी अब आदि कैलाश, उसमें कैलाश में आदि, तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जब 2023 में उन्होंने आदि कैलाश का दर्शन किए, गुंजी गांव गए, जागेश्वर गए, पिथौरागढ़ आए, पार्वती कुंड में उन्होंने पूजा करी और उसके बाद आज आदि कैलाश केवल हमारे पिथौरागढ़ का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, भारत का नहीं, बल्कि विश्व का प्रमुख स्थान बन गया है। और जिस प्रकार से पिछले सालों में आदि कैलाश आने वालों की संख्या बढ़ी है, सचमुच वो एक प्रकार से इस प्रकार का धारा प्रवाह लोगों का आना अपने आप में ये इसका एक आने वाले समय की तस्वीर है कि किस प्रकार से यहां पर होने वाला है। बहुत सारे विकास कामों के बारे में अभी भाई अजय टुंटा जी ने यहां पर बताया और मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आज का युवा केवल आधुनिकता की दौड़ में ही आगे नहीं बढ़ रहा है। जब मैं देखता हूं आजकल के हमारे नौजवान युवा, जिनकी उम्र 15 साल, 20 साल, 25 साल, 22 साल, वो सब अपनी सांस्कृतिक विरासतों से भी जुड़ रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने पर उन्हें ढेरों बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और शुभेंदु अधिकारी की प्रतिबद्धता से राज्य में डबल इंजन सरकार के संकल्प को मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे विकास को गति मिलेगी और सोनार बांग्ला का सपना भी साकार होगा। यमकेश्वर की पावन भूमि आज ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से दौरा कर विकास कार्यों की नई दिशा तय की। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सबसे पहले प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, जिसके बाद यमकेश्वर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विंध्याड़ी में
विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे और विष्णु महायज्ञ में भाग लिया। विष्णु महायज्ञ में भाग लेकर आध्यात्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाविद्यालय को आदर्श कॉलेज बनाने के साथ ही क्षेत्र में मिनी स्टेडियम निर्माण की भी घोषणा कर दी। तो देखिए, कई सारी घोषणाएं यहाँ पर की गई हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, और एआई तकनीक का उद्घाटन भी किया गया। योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देखिए संयुक्त ये शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्हीं के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, देखिए दोनों ने जो है यहाँ पर उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और इसी के साथ कई सारी घोषणाएं भी की हैं। तो मंदिर में दोनों मुख्यमंत्रियों ने देखिए दर्शन पूजन का इनका कार्यक्रम भी रहा, और साथ ही जिस तरीके से उद्घाटन कार्यक्रम में दोनों मुख्यमंत्री पहुंचे, यहाँ पर बातचीत और कुछ तस्वीरें दोनों के साथ में, ये देखिए पुष्प अर्पित करते हुए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए दोनों मुख्यमंत्री। विकासनगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में 17.62 ग्राम अवैध स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली कार्रवाई देहरादून पांवटा सहित साहेब राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जहां पुलिस ने ऑल्टो कार सवार दिलशाद उर्फ सानू को 7.49 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। तो वहीं दूसरी कार्रवाई डाक पत्थर क्षेत्र में बराज रोड झूला पुल के पास की गई, जहां पर आसिफ को 10.13 ग्राम स्मैक और स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे स्मैक उत्तर प्रदेश से लाकर स्थानीय स्तर पर बेचने की फिराक में थे। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी पहले भी एनडीपीएस एक्ट, चोरी और आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुके हैं। अब पुलिस इनके ही पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और दोनों के ही खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। टिहरी गढ़वाल के सीमांत गांव गेवाली में गुरुवार देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। तेज बारिश और गर्जना के बीच गिरी बिजली की चपेट में आने से 50 से अधिक भेड़ बकरियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई पशु लापता बताए जा रहे हैं। घटना के समय पशु गांव के ऊपरी क्षेत्र में चर रहे थे। हादसे से पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। कई पशुओं की तलाश जारी है। इस दौरान 2 महिलाएं भी झुलस गईं, जिनमें एक 7 माह की गर्भवती महिला शामिल है। दोनों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलेश्वर ले जाया गया और बाद में श्रीनगर रेफर किया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। वहीं मंजू राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है और प्रभावित परिवारों को नियमानुसार सहायता भी दी जाएगी। देखिए, कल गेवाली गांव में 5 बजे करीब जो है आकाशीय बिजली से 2 महिलाएं हैं जो झुलसी हैं, तो जिनको प्राथमिक उपचार के लिए जो है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर है वहाँ लाया गया था, उनका उपचार किया गया है। उसके बाद डॉक्टर से मेरे द्वारा भी संपर्क किया गया था, तो उनके द्वारा बताया गया है अभी उनकी स्थिति वैसे सामान्य है, लेकिन क्योंकि उनमें से एक महिला जो है कि वो प्रेग्नेंट है, तो एहतियातन के तौर पे जो है उसको हायर सेंटर श्रीनगर भेजा गया है। और जो दूसरी महिला थी वो उसी की सिस्टर है जो गर्भवती महिला है, तो उसको भी उसके साथ में भेज दिया गया है ताकि हायर सेंटर में जो है अच्छा से उपचार उनका हो सके। वैसे सामान्य बताया गया है उनका। दूसरा वहाँ पे जो है कि कुछ बकरियों का भी जो है आकाशीय बिजली से जो है कि मरने की सूचना प्राप्त हुई, लेकिन अभी एग्जैक्ट आंकड़े हमारे पास में नहीं आए हैं। इसके लिए टीम आज चली गई है मौके पे, जैसे ही रिपोर्ट आती। चंपावत में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि घटना के बाद भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई और पीड़िता पर दबाव बनाने की भी लगातार कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि बलात्कार मामलों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तत्काल एफआईआर, मेडिकल जांच और 164A के तहत बयान दर्ज होना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में शुरुआती स्तर पर ही लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दी है। डॉक्टर सिंह ने ये भी आरोप लगाया कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से जांच
पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर ना जाने की बात भी उठाई है। मेडिकल के बाद जो है 24 आवर्स के भीतर 164A जो अभी बीएनएस हो गया है उसके तहत उसके मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान दर्ज होते हैं। बयान में वो क्या कह रही है क्या नहीं है, पुलिस की बड़ी असंवेदनशीलता है कि आप आकर के वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस को बताने का कार्य कर रहे हैं। यही बात जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में पुलिस का जो पूरा रवैया है उसको लाने का कार्य कर रही है कि पुलिस सरकार के दबाव में है। यही वजह है कि जो घटना हुई, घटना के 8 घंटे तक की एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, कंप्लेंट भी नहीं हुई। वो 8 घंटे आपने पीड़िता पे दबाव बनाया। 70 साल का पिता है उसका जो बेड रिडन है, जो अपाहिज है, उसकी दवाइयों के खर्चे के लिए वो 16 साल की बच्चे एक आइसक्रीम पार्लर पे काम करती है और उसकी माता भी नहीं है। तो ये एक 70 साल का पिता आपको लगता है अपनी बच्ची के जो है अस्मिता को लेकर के कोई षड्यंत्र? चलिए बढ़ते आगे। चंपावत में 29 से 31 मई तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक जोड़ मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में गुरुद्वारा साहिब रीठा परिसर में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन सहित सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा मार्गों को जल्द ही गड्ढा मुक्त किया जाए, साइन बोर्ड लगाए जाएं और आपातकालीन संपर्क नंबर भी प्रदर्शित किए जाएं। संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी तैनात करने, अतिरिक्त बसों के संचालन, पुलिस बल, फायर टेंडर और चिकित्सा केंद्रों की व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के तहत मेला क्षेत्र में पिरुल ब्रिकेट के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। प्रशासन ने 20 मई तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि जोड़ मेला 2026 को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जा सके। प्रशासन वालों आज मेले के बारे मीटिंग हुई है। मैं डीएम साहब का बहुत धन्यवाद करना जिन्होंने बड़ा कीमती समा दे के इस प्रशासन आ रही मेले वास्ते ड्यूटियां लाइया। मैं बहुत डीएम साहब का। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून सहित उत्तराखंड में वन्य जीवों के बढ़ते हमले गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। जनवरी से लेकर मार्च 2026 के बीच 118 हमलों में 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 98 लोग घायल हुए हैं। गुलदार, बाघ और भालू अब आबादी वाले क्षेत्रों और सड़कों तक पहुंच रहे हैं, जिससे कि लोगों में भय का माहौल लगातार बना हुआ है। भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने वन विभाग की लापरवाही पर कई सवाल उठाए। सवाल उठाते हुए सख्त कदमों की मांग की है। तो वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने सरकार की नाकामी बताते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सारे प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में जंगली जानवरों का, तेंदुए का, बाघ का, भालू का, ये सारे जानवर लोगों पे हमले कर रहे हैं और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि वन विभाग और सरकार इन हमलों को रोकने में नाकाम। एक्चुअली कहीं ना कहीं फॉरेस्ट विभाग की कुछ तो लापरवाही है, ठीक है। उस पर जो हमने कई बार बोला है कि इस पर नीति बन जाए और विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्रों में ये समस्याएं आ रही लोगों पे जो है जंगली जानवरों के द्वारा जो घटनाएं हो रही है। अब आदमी के ऊपर घटना हो गई तो आदमी की तो जान चली गई ना, लेकिन एक व्यक्ति उसका स्टेटमेंट दे दे, सब चीज़ें दे। मैं तो एक कहता हूँ इसके लिए उचित आदमी है तो भाई माननीय मंत्री जी को इस बात पे, या जो माननीय मंत्री जी उस पर काम कर रहे हैं, कई बार बात भी हुई है, लेकिन विशेष करके मैं यही कहूँगा कि फॉरेस्ट विभाग के कुछ काले कानून है जो वो सिर्फ उन कानूनों का जो है एक तरीके से वो दे रहे हैं, हवाला दे करके उस पर धरातल पे अगर वो काम करे तो बहुत सारी चीज़ें। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपकर चंपावत में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुई
घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और अपराधियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। तो वहीं उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत ही रोक लगाई जाए और इसके लिए कठोर कदम उठाए जाएं ताकि आम लोगों को अपराध का शिकार न होना पड़े। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में जिस प्रकार से लगातार वृद्धि हो रही है, उत्तराखंड पूरे देश के हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले पायदान पे आ गया है और चंपावत की घटना ने तो शर्मसार करके रख दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, चंपावत में अपराध करने वाला बच्ची के खिलाफ कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष और उसके समर्थक है। 3 लोगों ने नाबालिग बच्ची को जिस प्रकार से अपहरण किया, जिस प्रकार से बांध करके उसके साथ चाकू की नोक पर दुराचार किया, उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसको बिलखता हुआ छोड़ गए, ये बड़े शर्मसार करने वाली घटना है। पूरे प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी से शुरुआत। विकासनगर के ढकरानी और ढालीपुर में यमुना नदी में अवैध खनन तेजी से लगातार जारी है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। तो वहीं खनन पट्टों की आड़ में माफिया पट्टों की सीमा पार करके पूरी नदी में टमटम मशीनों से खनन कर रहे हैं। ढालीपुर में भी गैर कानूनी खनन स्टॉक भी संचालित किया जा रहा है, जिसे रात दिन डंपरों में भरकर देहरादून लगातार भेजा जा रहा है। इस अवैध खनन की गतिविधियों का असर उत्तराखंड की पहली रामसर कंजर्वेशन साइट और आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर भी पड़ रहा है, जो कि विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए महत्वपूर्ण है। नियमों के अनुसार कंजर्वेशन रिजर्व के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन निषेध है, लेकिन इसके बहुत करीब धड़ल्ले से खनन लगातार जारी है। तो कंजर्वेशन साइट और आसन रिजर्व के पास देखिए लगातार खनन जारी है, अवैध खनन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता शिल्पी अरोड़ा के नेतृत्व में गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम पोस्टकार्ड अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को लेकर राजनीति करने और कानून पारित होने के बावजूद इसे अब तक लागू न करने का आरोप लगाया है। शिल्पी अरोड़ा ने कहा कि देश भर से 10 लाख से अधिक पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे जाएंगे ताकि सरकार को महिला आरक्षण लागू करने के लिए जगाया जा सके। तो वहीं अलका पाल ने कहा कि वास्तविक महिला सशक्तिकरण नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक बचाव करने का प्रयास है, जिसका कांग्रेस लगातार विरोध करती रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून डोईवाला थाना क्षेत्र में फर्जी जाति और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर मेडिकल कॉलेज में आरक्षित सीट का लाभ लेने का मामला सामने आया है। राजस्व उप निरीक्षक की शिकायत पर पुलिस ने फतेहपुर टांडा निवासी 2 सगे भाइयों अभिनव शर्मा और हर्षित शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है दोनों ने कूटरचित दस्तावेज और झूठे साक्ष्यों के आधार पर जातीय और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाए, जिनका इस्तेमाल कर अभिनव शर्मा ने श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज में आरक्षित सीट पर प्रवेश लिया है। जांच के दौरान बिजली बिल, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज फर्जी पाए गए, जिसके बाद तहसीलदार डोईवाला के निर्देश पर मामला दर्ज किया गया। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को इस बार ग्लेशियर ना पिघलने के कारण बिजली उत्पादन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मई महीने तक जारी बर्फबारी और पहाड़ों में ठंडे मौसम के चलते नदियों का जल स्तर नहीं बढ़ पा रहा है, जिससे कि बिजली उत्पादन सामान्य स्तर तक नहीं पहुंच रहा है। जिन दिनों में उत्पादन आमतौर पर 1.9 से 2.2 करोड़ यूनिट तक होता था, वहां अब ये 1.2 से 1.3 करोड़
यूनिट के बीच ही सीमित रह गया है। यूजेवीएनएल के प्रबंध निदेशक AK सिंह ने बताया कि मौसम में गर्मी बढ़ने के बाद भी ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों का जल स्तर बढ़ने पर बिजली उत्पादन में सुधार आएगा। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मई के बाद उत्पादन में बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड अस्पताल का लोकार्पण किया। देवभूमि के शिखर पर स्वास्थ्य का नया अध्याय की भावना से संचालित होने वाला ये अस्पताल स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी राहत इससे मिलने वाली है। वहीं उन्होंने बताया कि राज्य सरकार केदारनाथ यात्रा को सुरक्षित और ज़्यादा सुगम बनाने के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ और उसके साथ ही ऑक्सीजन सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूत कर रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार के तहत अब तक लगभग 61 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं और हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की भी दिशा में कार्य लगातार जारी है। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है।